सोचिए, साल है 2026। मध्य पूर्व में अचानक एक ऐसी जंग छिड़ जाती है जो रातों रात पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं हुई, कोई कूटनीतिक चेतावनी नहीं दी गई। ये एक सीधा और बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे ये डरावना मंजर हकीकत बन गया। युद्ध की शुरुआत जितनी जोरदार थी, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ पहले कुछ दिनों के अंदर ही 2000 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और इस लड़ाई की असल भयावहता को सामने ला दिया। और इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई एक नाम से, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया और पूरे ईरान में हमले शुरू हो गए। कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक हमले में मारे गए। ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक था। 2 मार्च तक उन्होंने हुर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता बंद कर दिया और समझिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। तो सवाल यह है कि इस बड़े हमले का मकसद क्या था? देखिए, आधिकारिक तौर पर 4 लक्ष्य बताए गए और हर एक पिछले वाले से ज्यादा बड़ा था। पहला, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से हमेशा के लिए रोक देना। दूसरा, उनकी मिसाइल ताकत को तबाह करना, जिसके दम पर वो अपने पड़ोसियों को धमकाते थे। तीसरा, उनकी सबसे ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कमर तोड़ना। और चौथा, सबसे बड़ा लक्ष्य, ईरान में एक नई सरकार के आने का रास्ता साफ करना। और इस आखिरी लक्ष्य को अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सीधे संदेश ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने ईरान के लोगों से सीधे कहा, जब हम अपना काम खत्म कर लें तो आप अपनी सरकार संभाल लेना। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये ईरान की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने का एक खुला ऐलान था। और इस जंग का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं रहा। इसने एक ऐसे ग्लोबल इकोनॉमिक संकट को जन्म दिया जिसकी जड़ें एक बहुत ही तंग समुद्री रास्ते में थीं। ये है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। इसे ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे जरूरी धमनी समझिए। ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर एक तंग सा रास्ता है और दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इस छोटे से रास्ते की अहमियत इन आंकड़ों से समझिए। दुनिया का 20% तेल और गैस यहीं से होकर गुजरता है, यानी हर 5 में से 1 तेल का टैंकर यहीं से निकलता है। तो जब ईरान ने इसे बंद किया तो समझिए कि उन्होंने दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक मेन स्विच ही बंद कर दिया। इसका नतीजा फौरन देखने को मिला और वो बहुत भयानक था। तेल की कीमतें जो जंग से पहले लगभग $70 प्रति बैरल पर थीं, वो रातों रात $110 के भी पार चली गईं। ये एक ऐसा झटका था जिसका असर दुनिया के हर पेट्रोल पंप और हर घर के बजट पर पड़ा। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक सुबह दुनिया उठी और पता चला कि बाजार से 20% तेल बस गायब हो चुका है। मार्केट में दहशत फैल गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक आर्थिक भूकंप था जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं। और फिर इसका डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ, स्टैगफ्लेशन का डर, यानी महंगाई भी बढ़े और इकोनॉमी भी रुक जाए, अब हकीकत बन रहा था। खास तौर पर भारत जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि वो खाड़ी के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। रातों रात भारत में शेयर बाजार 4% तक गिर गया। रेस्टोरेंट्स में गैस की कमी होने लगी क्योंकि सरकार घरों को पहली प्राथमिकता दे रही थी। मतलब ये युद्ध अब सिर्फ टीवी की खबर नहीं रह गया था, ये हर किसी की जेब और रसोई तक पहुंच चुका था। लेकिन आर्थिक तबाही से भी बड़ा एक और बदलाव हो रहा था। इस युद्ध ने मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिससे एक बहुत ही खतरनाक खालीपन पैदा हो गया था। देखिए, जंग से पहले ईरान की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक ताकतवर धार्मिक नेता का शासन जो अपने प्रॉक्सी लड़ाकों के जरिए पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए था, और न्यूक्लियर पावर बनने का खतरा उनकी ढाल थी। लेकिन हमलों के बाद सब कुछ बदल गया। सुप्रीम लीडर की मौत के साथ ईरान बिना कप्तान के जहाज जैसा हो गया। अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं था, ये एक खुली जंग थी और देश के अंदर और बाहर हर तरफ सिर्फ अनिश्चितता का माहौल था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला और सबसे अच्छा सिनेरियो, एक मैनेज ट्रांजिशन, मतलब ईरान के पुराने ताकतवर लोग पर्दे के पीछे एक डील कर लें और एक नई कम खतरनाक सरकार बना दें। दूसरा, सबसे खतरनाक सिनेरियो, विखंडन और गृहयुद्ध, यानी देश सीरिया या लीबिया की तरह टुकड़ों में बंट जाए और हर गुट सत्ता के लिए लड़ने लगे।
और तीसरा, जो शायद सबसे यथार्थवादी है, एक सामरिक गतिरोध, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म न हो, धीमी आंच पर चलती रहे और सालों तक पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर बनाए रखे। और यही सवाल हमें इस पूरी चर्चा की जड़ में वापस ले आता है। दशकों से मध्य पूर्व की राजनीति को जो पुरानी व्यवस्था चला रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। सवाल ये है कि ईरान और पूरे इलाके में जो ये पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य बना है, उसे कौन और क्या भरेगा? इसका जवाब ही आने वाले कई सालों तक दुनिया की दिशा तय करेगा।